हेलो। आज की कहानी वह इसे लुई पिरनेला ने लिखा है। लुई पिरनेला का जन्म 1867 को सिसिली, इटली में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने कविताएं लिखी। रोम लौटकर वे कहानी लिखने लगे। 1894 1894 से पहले पहले विश्व युद्ध तक उन्होंने बहुत सारी कहानियां और 4 उपन्यास लिखे, जिनमें द लेट मातिया पास्कल विशेष चर्चित है। पिरनेलो को विशेष ख्याति अपने नाटकों के लिए मिली, जिसमें उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं और अपने परिचित द्वीप की स्थानीय भाषा और प्रवृत्तियों को बहुत स्पष्ट स्वर दिया है। 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर उनका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाटक है। सन 1934 1934 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1939 1939 में रोम में उनका निधन हुआ। वह जिस दिन उन लोगों का विवाह होना निश्चित हुआ, उसी दिन से बर्तोलिनो ने अपनी भावी पत्नी को कहते सुना, जानते हो न, मेरा असली नाम लीना नहीं है, मेरा नाम है करोलिना, किंतु वे मुझे लीना कहकर पुकारते थे, इसी कारण तभी से मेरा नाम लीना ही रह गया है। ओह, बहुत ही सज्जन थे वे। वह देखो उनकी तस्वीर, कहकर लीना ने एक बड़े फोटोग्राफ की ओर उंगली उठाई। बर्तोलिनो ने देखा उसकी भावी पत्नी के प्रथम पति सिनोर कोसिमो तादेई उसकी ओर मृद मुस्कान के साथ टोपी उठा रहे हैं। अपने अनजाने में बर्तोलिनो ने मृत सज्जन के अभिवादन के प्रत्युत्तर में अपना माथा करीब आधा झुका लिया था। तादेई एक विख्यात मूर्तिकार थे। उनके निधन के उपरांत उनकी तस्वीर को दीवार पर से उतार कर रखने की बात उनकी विधवा पत्नी लीना सारुली के मन में एक बार भी न आई, और आती भी क्यों। उनके प्रति लीना की कृतज्ञता भी तो कम नहीं है। उसका मान सम्मान, घर द्वार, सुंदर सुंदर तमाम सामान, ये सब कुछ तो वे ही रख गए हैं। भावी द्वितीय पति की हैरानी के भाव की ओर तनिक भी ध्यान न देती हुई लीना ने आगे कहा, असल में मैं नाम बदलना नहीं चाहती थी, परंतु वे जो कहते थे उनको मैं ना नहीं कह सकती थी। तुम भी मुझे उसी नाम से पुकारना। क्यों? ठीक है न, गलत तो नहीं समझोगे न? बर्तोलिनो अचकचाकर बोला, नहीं, अरे नहीं, हाँ हाँ, वह तो ठीक ही है। दीवार पर टंगी बड़ी तस्वीर की ओर से वह अपनी आंखें हटा न सका। वे सज्जन उसकी ओर ताकते और मुस्कुराते हुए टोपी उठाए अभिवादन कर रहे थे। 3 माह पश्चात जब रिश्तेदार और मित्रगण लीना और उसके पति को हनीमून यात्रा के लिए विदा करने स्टेशन पर आए, तब लीना की प्रिय सखी अर्तेनेसिया मोता अपने पति की ओर देखकर एक गहरा निश्वास लेती हुई बोली, बेचारा बर्तोलिनो, लीना की तरह की लड़की के साथ। क्यों बेचारा क्यों? उसके पति बोल पड़े, इन महोदय की काफ़ी उम्र हो गई है। लीना की दूसरी शादी की बात उन्होंने ही चलाई थी। इसी कारण इस शादी की किसी प्रकार की भी समालोचना सुनते ही उन्हें क्रोध आता था। बेचारा कहने लायक कौन सी बात हुई? बर्तोलिनो तो मूर्ख नहीं है। केमिस्ट्री पर उसका असाधारण अधिकार है। हाँ, केमिस्ट्री पर है, अर्तनेसिया बोली। देखना तुम, बर्तोलिनो बिल्कुल यथार्थ पति सिद्ध होगा। केमिस्ट्री की कौन सी बात है? यदि तनिक प्रयास कर वह अपने सारे शोध कार्य छपवा देता तो आज सारे देश में वह एक आदर्श शिक्षक माना जाता। इसके अलावा ऐसा साफ दिल वाला नेक इंसान है। बिल्कुल ठीक कहा, अत्यंत साफ दिल वाला नेक आदमी है। लीना के इस द्वितीय हनीमून की बातें सोचकर अर्तेनिसिया मन ही मन बिना हंसे न रह सकी। पहली बार भी लीना रोम गई थी, इस बार भी रोम जा रही है। पहली बार था फुर्तीला, धूर्त, उत्साही, कभी कभी थोड़ा सा अधिक उत्साही सिनोर तादेई, और इस बार उसकी जगह यह छोकरा बर्तोलिनो, गंजा सिर, मासूम चेहरे और अनुभव में बिल्कुल बच्चा है। ट्रेन छूटने से पहले अनसेल्मो चाचा ने बहू से कहा था, बर्तोलिनो की जरा देखभाल करना, उसका जरा ख्याल रखना। लीना अपने प्रथम हनीमून के लिए पहले एक बार रोम आ चुकी थी। देश भ्रमण का सारा रहस्य उसे पता है। सारे सफर में वह बर्तोलिनो को लगभग बच्चों की तरह हाथ पकड़कर ले आई।
अंत में गाड़ी जब रोम पहुंची तो वह पति से बोली, तुम कोई चिंता मत करो, मैं सब प्रबंध कर किए देती हूँ। जो कुली उनका सामान एकत्र कर रहा था उसकी ओर देखकर बोली, होटल विक्टोरिया। स्टेशन के बाहर ही होटल विक्टोरिया की बस इंतजार कर रही थी। ड्राइवर को पहचान कर लीना ने उसकी ओर देखकर थोड़ा सिर हिलाया। सुंदर होटल है, देखो, छोटा सा, साफ सुथरा, नौकर चाकर चुस्त हैं, बिल्कुल शहर के बीच में, और खर्च भी बहुत अधिक नहीं है। 6 साल पहले उनके साथ प्रथम हनीमून में आकर मैं इसी होटल में ठहरी थी। तुम्हें भी यह अच्छा लगेगा, देखना। वह होटल लीना को बिल्कुल घर की तरह लगा। किसी ने उसको पहचाना है ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन वह सबको अवश्य ही पहचान सकी है। वह बूढ़ा वही पीपो है। 6 साल पहले इसी आदमी ने उसकी सेवा टहल की थी। वह उनको दूसरी मंजिल में N12 नंबर कमरे में ले गया। काफ़ी बड़ा कमरा है, भली भांति सजाया हुआ, किंतु लीना को वह कमरा पसंद नहीं आया। पीपो, 19 नंबर का कमरा क्या खाली है? पीपो पता लगाने गया। उस मौके पर लीना को याद आया कि 6 वर्ष पूर्व उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके लिए दूसरी मंजिल में एक कमरा इन लोगों ने ठीक कर रखा था, लेकिन उन्होंने तीसरी मंजिल का N19 का नंबर का कमरा मांगा। सुनते हो, वहीं हम लोग ठीक रहेंगे, शोरगुल कम है, हवा काफ़ी है, वही एक कमरा। पीपो ने लौटकर जब बतलाया कि N19 नंबर का कमरा खाली है, तो लीना बच्चों की तरह ताली बजाकर हंस पड़ी। ठीक उसी कमरे में वह फिर रहेगी, वही सब असबाब, बाबा उसी तरह सजाया हुआ, जंगले के पास वह छोटी सी ताक, कितना मजा आएगा। कहने की जरूरत नहीं, बर्तोलिनो लीना की खुशी में हिस्सा न ले सका। क्यों जी, यह कमरा तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? लीना ने पूछा। उदास भाव से बर्तोलिनो ने जवाब दिया, क्या बुरा है, तुम्हें पसंद है तो ठीक ही है। उसके बाद लीना जब कपड़े बदलने पर्दे के पीछे गई तो वह कमरे में बड़े पलंग की ओर देखकर सोचने लगा कि यहीं इसी बिस्तर पर उसकी पत्नी ने अपनी प्रथम विवाहित रात्रि अपने प्रथम पति सिनोर तादेई के साथ बिताई थी, और बहुत दूर उसकी पत्नी के मकान की दीवार पर टंगी तस्वीर में से सिनोर तादेई की मूर्ति उसकी आंखों के सामने जाग उठी। समित हास्य के साथ उसकी ओर देखकर टोपी उठा रहे हैं। हनीमून के वक्त वे उसी बिस्तर में सोए, उसी रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया, वही सब दृश्य भी देखते फिरे, वही सब जादूगर, वही चित्रशालाएं, वही सब गिरजे, यहाँ तक कि वही सब बाग बगीचे जहाँ जहाँ 6 वर्ष पूर्व लीना अपने उनके साथ गई थी। बर्तोलिनो बहुत शर्मीले स्वभाव का आदमी है। किसी तरह भी मुंह खोलकर नहीं कह सका कि लीना के प्रथम पति के उपदेश, अनुभव, रुचि और इच्छा अनिच्छा का पग पग पर अनुसरण करते हुए चलना उसे कितना बुरा लग रहा है। लीना ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका तरुण पति उसके व्यवहार से मन ही मन कितना मर्माहत हुआ है। 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। उस समय वह लगभग बच्ची थी, कुछ भी समझती नहीं थी, जानती नहीं थी। उसे भले आदमी अर्थात तादेई ने उसे शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा किया। वह तो अपने प्रथम पति की ही सृष्टि है। जो कुछ भी उसके पास है वह सब कुछ ही उसने नहीं पाया है। वह सब कुछ ही क्या उसने नहीं पाया है। जहाँ तक कि उनसे अलग थलग कुछ सोचने या अनुभव करने की क्षमता भी उसकी लोप हो गई थी। उसने जो पुनर्विवाह किया है वह भी सिनोर तादेई के निर्देश के अनुसार है। उन्होंने ही उसको सिखाया था कि अर्शुजल से जीवन की शुश्रूषा नहीं होती। जीवित के लिए जीवन और मृत के लिए मृत्यु का होना जरूरी है। जीवित के लिए जीवन और मृत के लिए मृत्यु का होना जरूरी है। केवल यही बात याद रखते हुए उसने बर्तोलिनो को पति रूप में ग्रहण किया था, और किसी कारण से नहीं। बर्तोलिनो यदि उससे प्यार करता है तो उसकी मर्जी को वह अवश्य ही मानकर चलेगा, और इसका अर्थ है तादेई की इच्छा अनिच्छा का अनुसरण करना। वे ही मालिक हैं, जीवन रथ के सारथी हैं।
किंतु यौवन की अंधी अनभिज्ञता के वशीभूत होकर बर्तोलिनो ने सोचा, अति सामान्य कुछ भी क्या लीना उसे नहीं दे सकती? एक चुंबन, थोड़ा सा प्यार, उसके प्रथम पति उसे जो कुछ सिखा गए हैं उससे अलग कुछ, ऐसा कुछ जो उस गत व्यक्ति के प्रभुत्व से लीना को कुछ समय के लिए मुक्त कर सके। लेकिन यह बात प्रकट करने में भी उसे शर्म मालूम होती थी, और विद्रोह करने की बात तो वह सोच ही नहीं सकता। हनीमून से लौटकर एक अप्रत्याशित बुरी खबर उन लोगों ने सुनी। सिनोर मोता की, जिन्होंने उनकी शादी की बात चलाई थी, अचानक मृत्यु हो गई। वह खुद जब विधवा हो गई थी, उस समय इन्हीं मोता की पत्नी अर्थनेसिया ने उसके लिए कितना किया था, यह बात क्या लीना भूल सकती थी? वह भी दौड़ी गई अपनी सहेली को सांत्वना प्रदान करने, सहायता करने। लेकिन वह समझ ही नहीं पाई कि पति की मृत्यु के 10 दिन बाद ही अर्थनेसिया क्यों इतनी अधिक शोकाकुल है। उसे क्या हुआ है, बोलो तो, लौटकर उसने पति से पूछा। पत्नी की नासमझी को देखकर बर्तोलिनो शर्म से लाल पड़ गया। इसके माने जो भी कहो तुम, उसके पति का देहांत हो गया है। उसके पति, उनका देहांत हो गया है तो क्या हुआ? पिता की उम्र के पति उसके लिए तो क्या हुआ? क्या वह दुखी नहीं हो सकती? पिता की उम्र के थे, पर पिता तो नहीं थे ना, लीना जबरन बोल पड़ी। लीना की ही बात सही है। अर्थनेसिया ने लक्ष्य किया था कि लीना के मुख से उसके मृत पति के बारे में सुनते सुनते बर्तोलिनो के मन में घृणा भर गई थी। इसी कारण अर्थनेसिया गहरे दुख के भाव को धारण किए हुए उसके मन को भुलाने का प्रयास करने लगी। उसके दुख ने बर्तोलिनो को इतने गंभीर रूप से विचलित कर दिया कि उसने पहली बार अपनी स्त्री के खिलाफ विद्रोह किया। तुम भी क्या रोई नहीं थी? वह और भी कुछ कहता शायद, किंतु लीना उसे बाधा देकर बोल पड़ी। उसके साथ मेरी तुलना, पहली बात है कि वे थे। पत्नी के मुंह की बात काटकर बर्तोलिनो बोला, वे उस समय बूढ़े नहीं हुए थे, यही ना? इसके अलावा मैं भी क्या रोई नहीं थी? हाँ, रोई थी, कितना रोई थी, लेकिन आखिर तक मैंने अपने आप को संभाल लिया था। किंतु अर्थनेसिया क्या कर रही है? केवल रो रही है और रोती ही जा रही है, मानो जीवन भर वह रोएगी ही। जानती हूं मैं, यह सब दिखावटी रोना है। दिखावटी? असंभव। लीना की बात सुनते ही बर्तोलिनो का क्रोध बढ़ गया। उसे जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, उससे कहीं अधिक गुस्सा उसको आया उसके मृत पति पर, उन्हीं सिनोर तादेई पर। वह आदमी जैसे अभी तक उसकी ओर देखता मुस्कुराता हुआ टोपी उठाए हुए है। अभी तक उसने अपनी इच्छा और मर्जी के वशीभूत कर रखा है उसकी पत्नी को। वही चित्तर, वही चिरंतन हंसी, अब सहन नहीं होता। जहां भी वह जाता है भूत की तरह पीछे पीछे पड़ा रहता है। यह वो है, उसकी आंखों के सामने हंस हंस कर टोपी उठाकर मानो कह रहा है, अब तुम्हारी बारी है, हाथ पैर फैलाकर काफी आराम कर लो। यह कमरा किसी समय मेरा ऑफिस रूम था, अब तुम्हारा केमिस्ट्री लैब है। जीवित के लिए जीवन, मृत्यु के लिए, मृत के लिए मृत्यु। सुख से रहो, शांतिपूर्वक काम करो। शायद वह सोने के कमरे में आया है। वहां भी सिनोर तादी की मूर्ति मुख पर क्रूर हंसी के साथ प्रकट होती है। आओ आओ, कहो, अच्छे तो हो। मेरी पत्नी कैसी लग रही है तुम्हें? मैंने उसे अच्छी शिक्षा दी है कि नहीं, बोलो। जीवित के लिए जीवन, मृत के लिए मृत्यु। नहीं नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता। घर के कोने में वह आदमी विराज रहा है। बर्तोलिनो जैसे निरीह आदमी है, अस्थिर हो उठा, छटपटाने लगा। पत्नी के निकट अपनी मानसिक दशा छिपाने के प्रयत्न अब सफल न हो सके। अंत में मन की भावना को छिपाने की चेष्टा करना ही उसने छोड़ दिया। उसने प्रयत्न किया अव्यवस्थित होने का, अजीब बनने का, जिससे पत्नी की पुरानी आदतों में हलचल पैदा हो, किंतु इस बार भी वह असफल रहा। तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल इनकी ही तरह हो रहा है, तनिक शासन के स्वर में लीना बोली। वे भी बहुत ही बेहिसाबी थे, ओ बड़े ही सज्जन थे बेचारे। शीघ्र ही बर्तोलिनो समझ गया कि उसके इस अव्यवस्थित व्यवहार की लीना मन ही मन प्रशंसा कर रही है। उसका यह सब काम लीना को बिल्कुल उसी व्यक्ति की याद दिलाता है जिसको वह पत्नी के मन से हटा देना चाहता है। अंत में एक बहुत ही बुरी चाल उसके मन में आई।
सही बात तो यह थी कि पत्नी को धोखा देने की उसकी उतनी इच्छा नहीं थी जितनी थी प्रतिहिंसा की उत्तेजना। उसी व्यक्ति पर उसका आक्रोश है जिसने उससे पहले ही उसकी पत्नी पर दखल जमाया था एवं मरकर भी जिसने उस पर उसका दखल नहीं छोड़ा था। उसके अनभिज्ञ मन में यह धारणा हुई कि यह दुष्टता की चाल उसकी अपनी ही सृष्टि है। वह सोच ही नहीं सका कि इस कुबुद्धि की को अर्थनेशिया ने ही उसके अवचेतन मन में थोड़ा थोड़ा करके प्रवेश कराया था। जब उसने विवाह नहीं किया था तब पढ़ाई से उसका ध्यान हटाने की कोशिश अर्थनेशिया ने अनेक बार की थी पर असफल हुई थी। कुछ करके अर्थनेशिया अब चाल पर चाल चल रही थी। इधर उधर करके बर्तोलिनो को उसने बहुत समझाया कि लीना की तरह प्रिय सहेली के साथ प्रवंचना करने में दुख से उसकी छाती फट रही है, किंतु बर्तोलिनो को वह बहुत पहले से ही प्यार करती आ रही है। लीना ने तब उसे देखा तक न था। वह प्यार नियति की तरह अंतिक्रम्य है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसमें नियति का कितना हाथ हो सकता है। बर्तोलिनो कुछ सोच ही न सका। बेचारा भला मानस। उसकी गहरी चाल जो इतनी आसानी से सफल हुई, उसे कुछ हताशा ही हुआ। उसे लगा जैसे वह ठगा गया है। उसके पुराने मित्र मोता के कमरे में जब वह अकेला हुआ, थोड़ी ही देर में पश्चात में उनका मन भर आया। हठात उसकी नज़र पड़ी बिस्तर के किनारे फर्श पर चमकती हुई कोई चीज पड़ी हुई है। छोटी सी सोने की एक लॉकेट, अवश्य ही अर्थनेशिया के गले की होगी। वह उसे उठाकर अर्थनेशिया के लिए इंतजार करने लगा। हिलाते डुलाते समय उसकी उत्तेजित उंगलियों के दबाव से अचानक लॉकेट का मुंह खुल गया। उसकी आंखों पर वह विश्वास न कर सका। लॉकेट के अंदर था छोटे आकार का एक खुदा हुआ चित्र, सिनोर कोसिमो तादेई का वही चित्र। वह मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए टोपी उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच।